सबों को जोहार। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के रूप में जारी कर दिया है। चूँकि बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से है तो थोड़ा बहुत विश्लेषण पिछले कामों के कारण भी करना पड़ेगा, ताकि हम आदिवासी उन मुद्दों को जो बीजेपी आदिवासियों के लिए करना चाहती है उसे समझ सकें। आदिवासियों के लिए पहली गारंटी में बीजेपी कहती है कि वह जनजातीय समुदायों द्वारा किए गए योगदानों की मान्यता के लिए जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना की है, जो हो रहा है अभी तक, और उसे बढ़ाते हुए 2025 में, जो कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेगी। मेरे ख्याल से 2022 से जनजातीय गौरव दिवस केंद्र सरकार मना रही है, यानी कि बीजेपी। यह अलग बात है कि जिस बिरसा मुंडा जी के बलिदान स्वरूप झारखंड में CNT एक्ट बना, उसे ही भाजपा की रघुवर सरकार संशोधन में लगी रही थी। उस समय शांतिपूर्ण रैलियों की भी आदिवासियों को इजाज़त नहीं थी और इब्राहिम की पुलिस की गोली से इसी CNT एक्ट की रैली में जाने के लिए पुलिस द्वारा रोके जाने के दौरान हुई थी। ये भी एक बलिदान ही था। तो एक तरफ तो जनजातीय गौरव की बात करती है और दूसरे तरफ बिरसा मुंडा के कारण बने CNT एक्ट में पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए संशोधन का प्रयास भी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। करनी और कथनी में इतना फ़र्क आज झारखंड का आदिवासी तो समझ ही रहा है। यही कारण है कि खुद रघुवर दास को अपनी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गारंटी से मानो आदिवासियों के ज़मीन से सौदा किया जा रहा हो, क्योंकि सामने ये आपके गौरव की बात कर रहे हैं और पीछे ज़मीन के कानून को आदिवासियों के विरुद्ध संशोधन कर रहे थे। बीजेपी का दूसरा गारंटी है कि जनजातीय बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और सिकल सेल रोग के उन्मूलन पर विशेष ध्यान देने की बात है। और हकीकत का आलम यह है कि भाजपा शासन के दौरान झारखंड में मेरे खुद के ज़िला की यह खबर है। आप देखिए कि पश्चिमी सिंहभूम ज़िला देश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों वाला ज़िला है। यह रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और टाटा ट्रस्ट ने संकलित किया था। मैं डिटेल में आंकड़ों के साथ कोई और वीडियो बना दूंगा। चूँकि भाजपा सरकार 10 वर्षों से सत्ता में काबिज है, इसीलिए पिछले आंकड़ों से तुलना जहाँ तक संभव है करते हुए विश्लेषण कर दे रहा हूँ। जहाँ तक सिकल सेल बीमारी की बात है, उस पर अलग से आदिवासियों के बीच जो स्थिति है वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इस न्यूज़ से तो देश की 70% आबादी सिकल सेल से ग्रसित है और यह प्रधानमंत्री जी के सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम का न्यूज़ है। मुझे इस आंकड़ा पर शक है और इस पर और गहन अध्ययन की कोशिश हम करेंगे। आप लोग भी मुझे सिकल सेल से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएं ताकि सही जानकारी के साथ वीडियो बन सके। तीसरा है कि बीजेपी जनजातीय समुदायों की संस्कृति का सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वे जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का फंड बढ़ाकर जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और उसका संरक्षण और प्रसार करने की बात कहती है और कहती है कि नए कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण करेगी। मैंने इस वीडियो में RSS और बीजेपी की आदिवासी प्रतीकों और संस्कृति पर वैचारिक स्टैंड को आदिवासी नज़रिए से विश्लेषण किया था। आप देख सकते हैं, आदिवासी संस्कृति के हिंदुकरण के प्रयास को हम लगातार देखते रहे हैं। जैसे कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ने बीजेपी का स्टैंड दिया है कि आदिवासी हिंदू हैं और रहेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों के हिंदू संस्कृताइजेशन के संरक्षण और सम्मान की बात यहाँ स्पष्ट होती है। जहाँ तक भाषा के संबंध में दावा की, तो हो भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए उड़ीसा और झारखंड सरकार के अनुशंसा के बावजूद बीजेपी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। इन सब बातों में गृह मंत्री अमित शाह की यह बात मुझे क्यों सच सी लगती है कि यह चुनावी जुमला तो नहीं। आगे गारंटी में बीजेपी कह रही है कि स्वतंत्र आंदोलन के दौरान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को जीवंत रखने के लिए और नए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करेगी।
डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की स्थापना करके जनजातीय कला को और बढ़ावा देगी। जनजातियों के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संवर्धन और प्रचार की बात भी है। ये सभी बातों पर मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं है और सभी पार्टियों को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि इन संग्रहालयों के चक्कर में आदिवासी अपने रहवासों से विस्थापित होकर इन संग्रहालयों की शोभा न बढ़ा रहा हो। चौथा, जिला स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं की कार्यान्वयन समिति में जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, यानी इन 10 सालों में ऐसा सरकार ने शायद नहीं कर पाया हो। यहाँ भी जिस तरह यूनिवर्सिटी के कुलपति और अन्य सरकारी पदों में आरएसएस के लोगों को सिर्फ डाला गया है, वैसे में इन समितियों में सिर्फ बीजेपी के सदस्यों के लिए यह दरवाज़ा खोला जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, ना कि दूसरे लोगों के लिए। पीएम सूरज के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को सरल ऋण देकर सौर ऊर्जा प्रदान करने की बात की गई है। इसका विश्लेषण आने वाले समय में करने से ठीक रहेगा, क्योंकि यह योजना हालिया दिनों में केंद्रीय कैबिनेट से पारित है। यह जुमला है या हकीकत, या तो इसके लागू होने पर ही पता चल सकेगा। इसमें सब्सिडी के बाद भी इतनी रकम की ज़रूरत है कि साधारण गरीब आदिवासियों के बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल से यह आदिवासियों के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे खनिज संपदा तो लूट कर सरकार और पूंजीपति ही तो मालामाल हो रहे हैं। छठवां, लघु वन उपज को बढ़ावा देने की बात योजना के तहत की है। हालांकि पेसा एक्ट के 4M3 में लघु वन उपज का स्वामित्व ग्राम सभा में दिया गया है, लेकिन इस गारंटी में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। सातवां, 740 एकलव्य विद्यालयों के निर्माण और संचालन सुनिश्चित करने की बात की गई है। ज्ञात हो अभी कुछ दिन पहले ही सैनिक स्कूलों को आरएसएस को संचालन के लिए दिया गया। उस स्थिति में क्या एकलव्य विद्यालय भी आरएसएस ही चलाएंगे? तब यह स्कूल आदिवासियों के सांस्कृतिक रूप से हिंदुआइजेशन के केंद्र होंगे। इस खबर को देखें तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को एकलव्य विद्यालय के संचालन करने को मना कर रही है। इसका सीधा मतलब तो यही है कि इसे भी आरएसएस को ही दिया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है योजना आदिवासियों के नाम पर, लेकिन उनकी योजना जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आठवां, इनका गारंटी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी ग्रुप कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की बात करता है। पीवीटीजी ग्रुप यानी आदिम जनजाति समूह पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित है, और मैंने इस वीडियो में बताया था कि पूंजीपतियों को चूंकि बीजेपी जंगलों को पट्टे पर दे रही है, इसीलिए इन आदिम जनजातियों को जंगल से बाहर निकालना जरूरी है। यह मेरे नज़र में आदिम जनजातियों को जंगल से बाहर विस्थापित करने का एक जरिया है, और आदिम जनजाति के लिए शहरी सुविधाओं का कोई महत्व हो ऐसा मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी का विकास तो जल, जंगल और ज़मीन के साथ उसका सहअस्तित्व पे ही होता है। नवा है SC, ST और OBC समुदायों को प्रतिनिधित्व की बात की है। यह तो पूर्णतः इस वीडियो को आप देख लीजिए। राष्ट्रपति, जनजातीय मंत्री, राज्य मंत्री आदि तो प्रतीक स्वरूप दे दिए जाते हैं, लेकिन ऑफिस वाले बाबू तो आरएसएस वाले कब्जा करके रखे हुए हैं, और वही तो नीतियों को लागू करते हैं। और वहाँ पर सारे संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि संविदा के आधार पर काम ठेके पर दे दिए गए हैं। आदिवासियों को प्रतिनिधित्व वाली बात तो प्रलोभन वाला मामला लगता है। 10वां, बीजेपी आजीविका के अवसरों का विस्तार आदिवासियों के लिए भी करना चाहती है, जिसमें लोन की रकम 20 लाख तक करने की बात है। इको टूरिज्म और होम स्टे से रोजगार के नए अवसर का सृजन की बात इसमें की गई है। ये दोनों तरीके दुर्गम जंगल और इकोसिस्टम को बिना पर्यावरण क्लियरेंस के ही पर्यटकों के लिए खोलने से भूमि और जंगल में घुसपैठ करने के लिए कॉरपोरेट द्वारा एक रणनीति है। सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए नहीं, बल्कि संसाधन हड़पने के लिए भी। यह कदम आदिवासियों को संसाधन संरक्षण की उनकी पारंपरिक प्रथाओं से दूर ले जाएगा। इको टूरिज्म के चक्कर में आदिवासी वन उपज पर निर्भरता से दूर होंगे, जैसा कि खनन क्षेत्रों में आजकल लोग खेती भूल रहे हैं, जंगल के उत्पाद संग्रह भूल गए हैं। साथ ही इन पर्यटन परियोजनाओं में मजदूरों की तरह आदिवासी काम करने के लिए मजबूर किए जाएंगे और भूमि पर उनका नियंत्रण छीन लिया जाएगा। यह बहुत घातक परियोजना है।
ये मेरी नज़र से जीतू जक्सिका जो नियमागरी पहाड़ियों में एक डोंगरिया आदिवासी हैं, कहते हैं कि हम लोग इस ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जगह हमारी है लेकिन हमें ही ज़मीन के पट्टे नहीं मिल रहे हैं। जब परियोजना शुरू होगी तो लोग आकर आदिवासियों को देखना चाहेंगे, गाइड आएंगे और समुदाय का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए वे करेंगे। वे हमें तस्वीर आदि लेने के लिए रिश्वत देंगे। हमारे लिए यह खतरनाक स्थिति होगी, अपनी संस्कृति को और प्रकृति को बचाने की भी। 11वां, बीजेपी यह गारंटी दे रही है कि मेधावी छात्रों के लिए मौजूदा छात्रवृत्ति का विस्तार करेगी। अब इस खबर को देखें तो यह मध्य प्रदेश का मामला है। केंद्र ने 608 करोड़ रुपये में से सिर्फ 140 करोड़ रुपये ही दिए और 7 लाख से अधिक छात्रों के पैसे केंद्र सरकार ने नहीं दिए। अब यहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों बीजेपी की है, तब यह स्थिति है। विस्तार के नाम पर सिर्फ बजट बढ़ेगा लेकिन घोटाला ऐसे ही जारी रहेगा तो इस गारंटी का क्या मतलब होगा। 12वां, बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों का कौशल विकास के अवसर बढ़ाएंगे। यानी अब तक यह सरकार कौशल विकास कर रही थी, कितना हुआ है इसका आंकड़ा तो अभी तक मिला नहीं है, फिर भी इसके आंकड़े आदि का विश्लेषण के लिए कोई अन्य अवसर पर हम बात करेंगे। 13वां, बीजेपी कह रही है कि घुमंतू जाति के परिवारजनों का सशक्तिकरण करेंगे। अनेक कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात कही गई है। इस तरह बीजेपी ने भी कई मुद्दों को आदिवासियों के समक्ष रखा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सत्ता में होने के कारण तुलनात्मक स्टडी से मुद्दों को हमने समझने का प्रयास किया है। लेकिन बीजेपी ने आदिवासियों के संवैधानिक प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में कुछ नहीं कहा है। 59% आदिवासी जो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहते हैं उसके बारे कोई जानकारी बीजेपी की इस गारंटी में नहीं है। आदिवासियों के कानून जिस पर आदिवासी अधिकारों की बात होती है, पेशा कानून और उसके रेगुलेशन की बात कहीं नहीं है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में विस्तार से इसे जगह मिला है। वन अधिनियम से संबंधित कोई बात बीजेपी के गारंटी में नहीं है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत कुछ है। लद्दाख जैसे क्षेत्रों को 6वीं अनुसूची में लाने की कोई बात बीजेपी की गारंटी में नहीं है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने उसी दावा से वोट लद्दाख में लिया था। इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाएगा। आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में भर्ती की कोई बात बीजेपी ने गारंटी नहीं दी है, जबकि कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकारी भर्तियों में संवैधानिक आरक्षण का अक्षरशः पालन किया जाएगा और रिक्तियां भरी जाएगी। कांग्रेस निजी संस्थानों में भी आरक्षण देने की बात संविधान के अनुच्छेद 15(5) के आलोक में कही है, लेकिन बीजेपी इस पर मौन है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की कोई बात बीजेपी की गारंटी में नहीं है, जबकि कांग्रेस ने सख्ती से लागू करने की बात की है। बीजेपी ने सिर्फ स्कीम ओरिएंटेड गारंटी आदिवासियों के लिए दिया है, तो कांग्रेस ने संवैधानिक प्रावधान और स्कीम ओरिएंटेड दोनों तरह के दावे किए हैं। संवैधानिक सुरक्षा और संरक्षण की कोई बात बीजेपी की गारंटी में नहीं है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। आप मेरे इस वीडियो को जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बनाया है देख सकते हैं। बीजेपी की गारंटी कार्ड में आदिवासियों के लिए स्कीम तो है लेकिन अधिकार नहीं है। आप भी बीजेपी के साइट से बीजेपी का गारंटी, जिसे मोदी की गारंटी नाम से जारी किया गया है, देख सकते हैं। पूरा पढ़ें ताकि बीजेपी की विचारधारा भी आप समझ सकें और पूरे होशो हवास में वोट दे सकें। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।